हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका विद्या स्टडी के चैनल पर। और चलिए आज से हम कक्षा 10वीं की विज्ञान देखते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 10वीं के अध्याय फर्स्ट के बहुत ही महत्वपूर्ण सवालों पे, जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। त्रैमासिक परीक्षा में आने की पूरी 100% चांसेस में। चलिए विद्यार्थी स्टार्ट करते हैं। हम पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रेवन को साफ क्यों किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा मैग्नीशियम एक अत्यधिक क्रियाशील धातु है। जैसे कि स्टूडेंट आपको पता है, क्रियाशील धातुएं वे होती हैं जो बहुत ही जल्दी ऑक्सीजन से क्रिया कर लेती हैं। तो वैसे ही हमारी मैग्नीशियम है। मैग्नीशियम एक अत्यधिक क्रियाशील धातु होने के कारण वायु में उपस्थित ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाती है, जो फीते की सतह पर पतली परत के रूप में एकत्रित हो जाती है तथा जिसके कारण फीते की सतह धुंधली हो जाती है। इसी परत को हटाने के लिए मैग्नीशियम के फीते को वायु में जलाने से पहले रैगमाल की सहायता से साफ किया जाता है। आप समझे होंगे स्टूडेंट, क्या होता है कि जब जो मैग्नीशियम होती है वो अत्यधिक क्रियाशील धातु है, जैसे कि Mg, इसका संकेत क्या है Mg, और प्लस ये ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड मतलब कि MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण कर लेती है स्टूडेंट। तो उसके ऊपर क्या हो जाती है, एक फीते की सतह पर पतली परत जम जाती है। ठीक है, पतली परत जम जाती है तथा जिसके कारण फीते की सतह धुंधली हो जाती है। इसी परत को हटाने के लिए मैग्नीशियम के फीते को वायु में जलाने से पहले रैगमाल मतलब एक धातु होती है जिसकी सहायता से साफ किया जाता है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। पहला सवाल था, बहुत ही इम्पोर्टेंट था। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये, तो आप इसको तो तैयार कर ही लीजिए। किसी पदार्थ X के विलयन का उपयोग सफेदी करने के लिए होता है। पॉइंट फर्स्ट क्या कह रहा है, पदार्थ X का नाम तथा इसका सूत्र लिखिए। और सेकंड कह रहा ऊपर यानी कि फर्स्ट में लिखे पदार्थ X की जल के साथ अभिक्रिया को लिखिए। ठीक है स्टूडेंट, मतलब कि क्या कह रहा है कि जो सफ़ेदी पदार्थ है, पदार्थ X का नाम लिखना है। मतलब जो सफ़ेदी मतलब हम अपनी भाषा में कहें कि जो कलई होती है उसका आपको नाम लिखना है और इसका सूत्र लिखना है। ठीक है, ये चूँकि बीच बीच के क्वेश्चन हैं स्टूडेंट मतलब कि हमारी अभ्यास पुस्तिका से बीच वाले, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो पहला क्या कह रहा है, पदार्थ सफ़ेदी के लिए बिना बुझे छूने यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड यानी कि CaO कैल्शियम ऑक्साइड के विलयन का प्रयोग किया जाता है। अतः X बुझा हुआ चूना है, कैल्शियम ऑक्साइड है तथा इसका रासायनिक सूत्र CaO है। ठीक है, मतलब जो हमारे घरों में कलई यानी सफ़ेदी के लिए हम उपयोग करते हैं वो क्या होता है स्टूडेंट, कैल्शियम ऑक्साइड का विलयन होता है। ठीक है, और जिसका सूत्र क्या होता है CaO। यह जल के साथ क्रिया करता है तो फिर बुझा हुआ चूना बन जाता है, जिसका उपयोग लोग जर्दा के साथ खाने के लिए करते हैं। जैसे कि सेकंड में देखें हम, इस X का हमें किसके साथ, जल के साथ अभिक्रिया लिखनी है। तो CaO प्लस H2O कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ निम्न प्रकार की अभिक्रिया करता है। तो आप लिख दोगे CaO प्लस H2O इक्वल टू, देखिए Ca और OH आपस में क्रिया करके, ठीक है, CaOH का होल ट्वाइस बुझा हुआ चूना बना लेते हैं, मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण कर लेते हैं। चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट आपका, नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? मतलब हमें बताना है कि कौन सा कथन असत्य है। 2PbO, इसको हम Pb को लेड बोलते हैं। ठीक है, लेड के ऑक्साइड है प्लस कार्बन इक्वल टू बन रहा है 2Pb प्लस CO2। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, इसका O ऑक्सीजन निकल रहा है और निकलने को हमने क्या बोला था, अपचयन, और जोड़ने की क्रिया को क्या बोला था, उपचयन स्टूडेंट। तो यहाँ पे कौन कौन से असत्य हो जाएंगे, देखिए अगर हम बोला शीशा अपचेत हो रहा है, शीशा अपचेत हो रहा है, अपचेत का मतलब क्या होता है, निकलना। ठीक है, ऑक्सीजन का निकलना। और
उपचयन का मतलब क्या हो रहा था, ऑक्सीजन का जुड़ना। देखिए स्टूडेंट, तो इस तरीके के में हमने क्या देखा था, ऑक्सीजन का जुड़ना किसी भी तत्व में, इसको हम बोल रहे थे उपचयन। ठीक है, उपचयन अभिक्रिया जब हमने देखी थी। और ऑक्सीजन का निकलना, इसका क्या था, अपचयन था। तो आप देख रहे होंगे किसमें क्या हो रहा है। देखिए लेड से है जो ऑक्सीजन निकल रहा है, इसका मतलब है लेड में ऑक्सीजन अपचयित हो रहा है। क्या हो रहा है, अपचयित, मतलब चौथा वाला सत्य हो रहा है। और कार्बन में ऑक्सीजन, देखिए यहाँ पे CO2 हो गया, इसका मतलब कार्बन में ऑक्सीजन जुड़ रहा है। और जुड़ने की क्रिया को क्या कहा था हमने स्टूडेंट, उपचयन। तो यहाँ पे तीसरा और चौथा सत्य हैं, लेकिन हमें क्या बताना है इसमें स्टूडेंट, असत्य हैं। तो इसमें पहला और दूसरा क्या हो जाएगा, असत्य। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ये इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है ये। इसके बाद दूसरा विकल्प है आपका अभ्यास का स्टूडेंट, क्या कह रहा है, Fe2O3 यानी कि ये जंग का रासायनिक सूत्र है, प्लस 2Al इक्वल टू हो रहा Al2O3 प्लस 2Fe, मतलब इसमें आयरन मुक्त हो रहा है। तो यह अभिक्रिया किस प्रकार की है। देखिए हमने क्या देखा था, जैसे संयोजन, तो यहाँ पे तो कोई चीज़ अपन ने क्या देखा था, जब दो या दो से अधिक पदार्थ जुड़ते थे तो एक नया पदार्थ बना दे। तो संयोजन, तो यहाँ पे देखिए संयोजन तो हो नहीं रहा है, क्योंकि यहाँ पे दो पदार्थ हैं। ठीक है, एक पदार्थ एक यौगिक का बनाना संयोजन कहलाता है। द्विविस्थापन में यहाँ से इसका निकलना और दूसरे में जुड़ना ये भी नहीं है। ठीक है, वियोजन अभिक्रिया क्या थी कि जब कोई एक चीज़ थी उसका बारीकी से टूट जाना, एक यौगिक का छोटे छोटे तत्वों में टूट जाना, उसको वियोजन कहते थे। तो वियोजन भी नहीं स्टूडेंट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, विस्थापन क्यों हुई, क्योंकि देखिए इसका ऑक्सीजन एल्यूमिनियम के साथ जुड़ा। ठीक है, ऑक्सीजन किसके साथ जुड़ा, एल्यूमिनियम के साथ, यानी विस्थापन हो गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, अगला है आपका तीसरा क्वेश्चन, लोहे चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने पर क्या होता है। लोहे चूर्ण मतलब हो जाएगा स्टूडेंट आपका Fe। ठीक है, इस पे हम क्या डाल रहे हैं, HCl जब डाल रहे हैं तो यहाँ का Fe और यहाँ का Cl आपस में ये क्रिया करके FeCl आयरन क्लोराइड बना लेगा, और हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, उत्सर्जित हो जाएगा, मतलब गैस निकल जाएगी, हाइड्रोजन गैस। तो अब इसमें से ऑप्शन बताइए क्या हो रहा है, हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है। देखिए हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड, तो पहला ही बन गया हमारा आयरन क्लोराइड ए और हाइड्रोजन गैस, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आगे देखते स्टूडेंट। हेलो स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन है आपका, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, ध्यान रखिए, आप बाद में पछताएंगे अगर आप नहीं करेंगे, इसलिए आप इनको अच्छे से कर लीजिए। क्या है क्वेश्चन 4, संतुलित रासायनिक समीकरण से क्या अभिप्राय है, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। ठीक है स्टूडेंट, तो इसका हम आंसर देखते हैं, पहले हम देख लेते हैं फिर इसके बाद हम समझाने का प्रयास करते हैं। तो संतुलित रासायनिक समीकरण से क्या अभिप्राय है, तो वह समीकरण जिसमें अभिकारक पक्ष में उपस्थित विभिन्न तत्वों के परमाणु की संख्या उत्पाद पक्ष में उपस्थित उपस्थित विभिन्न तत्वों के परमाणु की संख्या की समान होती है, संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है। और रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है, तो रासायनिक द्रव्यमान संरक्षण के नियम को संतुष्ट करने के लिए रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है। क्योंकि स्टूडेंट, क्योंकि द्रव्यमान संरक्षण नियम कहता है कि ना तो द्रव्यमान को नष्ट कर सकते हैं ना ही हम बना सकते हैं, इसे सिर्फ संरक्षित कर सकते हैं, मतलब कि जितना अभिकारक में है उतना ही उत्पाद में होना चाहिए स्टूडेंट। देखिए स्टूडेंट, जैसे संरक्षित इस साइड अगर हम बात करें तो ये क्या कहलाते हैं, आपके अभिक्रिया में भाग लेने वाले तत्व अभिकारक कहलाते हैं, और ये क्या कहलाता है, आपका उत्पाद कहलाता है। तो अभिकारक और उत्पाद में जब तत्वों की संख्या बराबर होती है तब इस रासायनिक समीकरण संतुलित कहलाता है। जैसे यहाँ पे मैग्नीशियम का एक तत्व है, ठीक है, ऑक्सीजन का एक तत्व है, और यहाँ पे भी मैग्नीशियम का एक है और ऑक्सीजन का एक है, इसलिए यह समीकरण हमारा क्या होगा स्टूडेंट, संतुलित होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट हमारा कि ऊष्मा 6P और ऊष्मा शोषी अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, उदाहरण द्वारा समझाइए। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आप देख रहे हैं ये क्वेश्चन 17
19-20 लगातार आया है, तो बोर्ड परीक्षा के लिए आप इसको प्रिपेयर कर लेना। ठीक है स्टूडेंट, फिलहाल लेकिन अभी त्रैमासिक परीक्षा में तो आएगा ही आएगा। चलिए इसको हम देखते हैं कि ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी क्या कहलाती। तो वे अभिक्रियाएं जिनमें ऊर्जा मुक्त होती है, क्या होती है स्टूडेंट, ऊर्जा मुक्त होती है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं कहलाती हैं। ठीक है, मतलब जब हम अभिक्रिया कराते हैं तो उसमें क्या होता है, ऊर्जा मुक्त होती है, तो वे अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी। उदाहरण जैसे कैल्शियम ऑक्साइड में जल मिलाने पर कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड बनता है तथा बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है। जैसे कैल्शियम ऑक्साइड का आपने सूत्र देखा, COO + H2O। जब हम इसमें कैल्शियम ऑक्साइड बिना बुझे चूने में पानी मिलाते हैं तो कैल्शियम CaOH का होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड बनता है और प्लस क्या निकल जाती है, ऊर्जा। आपने देखा होगा जब आप कलई को पानी में डालते हैं तो आपको बुदबुदाहट के साथ आवाज़ सुनाई देती है और वो गर्म हो जाता है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है स्टूडेंट, अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो जिसमें ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे हम क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, इसका उदाहरण भी आप लिख लीजिए। और साथ में वे अभिक्रियाएं जिनमें ऊर्जा अवशोषित होती है। ठीक है, अवशोषित होती है मतलब उत्पन्न नहीं होती, अवशोषित, सोख लेती है, तो ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं कहलाती। उदाहरण बेरियम हाइड्रॉक्साइड की विलयन में अमोनियम क्लोराइड का विलयन मिलाने पर अभिक्रिया पात्र का तापमान कम हो जाता है, अर्थात यह छूने में ठंडा महसूस होता है। आप प्रैक्टिकल करोगे आप 10th में। ठीक है स्टूडेंट, अतः स्पष्ट है कि इस अभिक्रिया में ऊर्जा अवशोषित हो रही है, अर्थात यह एक ऊष्माशोषी अभिक्रिया है स्टूडेंट। ऊष्माशोषी का उदाहरण है स्टूडेंट, जैसे कि हमने देखा था कि हम क्या करवा रहे थे, बेरियम हाइड्रॉक्साइड BaOH का होल ट्वाइस बेरियम हाइड्रॉक्साइड पर 2NH4Cl, यानी कि हम क्या का इस पर करवा रहे थे, अमोनियम NH4 को अमोनिया कहते, अमोनियम क्लोराइड का जब हम अब आपस में अभिक्रिया करा रहे थे तो क्या बन रहा था हमारा, बेरियम क्लोराइड और बेरियम क्लोराइड और क्या बन रहा था आपका, अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, अमोनियम हाइड्रॉक्साइड उत्पन्न हो रहा था। इसमें क्या हो रहा था, ऊष्मा अवशोषित हो रही थी और ये पदार्थ ठंडा हो रहा था। चलिए स्टूडेंट, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सवाल देखते हैं, प्रश्न देखते हैं। तो अब है स्टूडेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, क्या कह रहा है, श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं। मतलब जब हम सांस लेते हैं तो उसको हम ऊष्माक्षेपी, देखिए हमने दो अभिक्रिया पढ़ी अभी, एक ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी। ऊष्माक्षेपी जिसमें ऊर्जा उत्पन्न होती है। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं। श्वसन रेस्पिरेशन के समय हम वायुमंडल से ऑक्सीजन लेते हैं, मतलब सांस लेते समय हम ऑक्सीजन को लेते हैं। इस ऑक्सीजन के द्वारा भोज्य पदार्थों के विखंडन से प्राप्त ग्लूकोज का मंद दहन होता है। ठीक है, ग्लूकोज मतलब C6H12O6 मंदन विखंडन हो जाता है, जिसके फलस्वरूप ऊर्जा उत्पन्न होती है तथा साथ ही कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल भी बनता है। अतः श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। स्टूडेंट आप इसका लिख लीजिए, एक दो बार पढ़ लीजिए। ठीक है, इसका उदाहरण है, ये ग्लूकोज का सूत्र है C6H12O6 प्लस, जब हम इसमें ऑक्सीजन लेते हैं मतलब बाहर सांस लेते हैं तो कुछ कार्बन बनता है, कुछ जल के अणु बनते हैं और ऊष्मा उत्पन्न हो जाती है। इसलिए स्टूडेंट हम श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट आपका, क्या कह रहा है कि विस्थापन एवं द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या अंतर है, इन अभिक्रियाओं के समीकरण लिखिए। ठीक है स्टूडेंट, हमें विस्थापन द्विविस्थापन में अंतर बताना है और रासायनिक समीकरण भी लिखना है स्टूडेंट। तो चलिए पहले हम देख लेते हैं विस्थापन अभिक्रिया। जैसे कि अपन ने देखा था, विस्थापन मतलब एक पदार्थ से ऑक्सीजन का निकल के दूसरे पदार्थ के साथ जुड़ना ही विस्थापन कहलाता है। ठीक है, तो देखिए विस्थापन अभिक्रिया से अभिप्राय एकल विस्थापन अभिक्रिया से है, जिसमें अधिक सक्रिय तत्व कम सक्रिय तत्व को उसके लवण विलयन में विस्थापित कर देता है। ठीक है स्टूडेंट, विस्थापन अभिक्रिया से अभिप्राय एकल विस्थापन अभिक्रिया से है, जिसमें अधिक सक्रिय तत्व कम सक्रिय तत्व को अब उसके लवण के साथ विस्थापित कर देता है। उदाहरण देखते हैं हम, जैसे Zn और Zn है Zn प्लस CuSO4 कॉपर सल्फेट। देखिए तो यहाँ पे क्या हो रहा है, Zn ने SO4 के साथ अभिक्रिया करके
क्या कर लिया, ZnSO4 बना लिया। ठीक है स्टूडेंट, और प्लस में कॉपर निकल गया। ठीक है, तो इसका रासायनिक समीकरण हो जाएगा स्टूडेंट। जबकि द्विविस्थापन में अभिक्रिया वे होती हैं जिनमें दो आयनिक यौगिक विलयन में एक दूसरे के साथ परस्पर आयनों का आदान प्रदान करते हैं। ये भी उसको, वो भी उसको, यानी कि आदान प्रदान करके दो नए यौगिक बनाते हैं। जैसे KCl पोटेशियम क्लोराइड प्लस AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट, जब ये आपस में क्रिया करते हैं, देखिए Ag जो सिल्वर है, Ag किसके साथ अभी क्रिया कर रहा है, Cl के साथ, यानी एक इसका परमाणु और एक इसका परमाणु आपस में क्रिया करके AgCl बना लिया। अब बचा हमारा K और NO3। ठीक है, तो KNO3, K ने किसके साथ अभिक्रिया कर ली, O3 के पास। देखिए इसका एक तत्व इसके साथ और इसका दूसरा तत्व दूसरे तत्व के साथ, तो क्या हो गया, द्विविस्थापन। मतलब यहाँ पे दोनों विस्थापन हुआ, इसका इसके साथ और इसका इसके साथ। ठीक है स्टूडेंट, तो ये द्विविस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। चलिए नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट हमारा क्या है, लोहे की वस्तुओं को पेंट क्यों किया जाता है। मीन्स जो हमारे घरों में जैसे कि हम बोलें गाटर और खिड़कियां दरवाजे वगैरह होते हैं, तो पेंट क्यों किया जाता है। देखिए आज हमें उसको पढ़ना है, जबकि हम उसको व्यवहारिक देखते हैं। तो देखिए लोहे की वस्तुओं को जंग से बचाने के लिए, हमने देखा था कि लोहे पे जैसे ही पानी पड़ता है तो वह जो आयरन होता है, क्या होता है स्टूडेंट, आयरन होता है आपका, मतलब कि क्या होता था स्टूडेंट, Fe किसके साथ, जल के साथ, H2O के साथ क्रिया करके FeO3 का निर्माण कर लेता है। मतलब ये जंग का सूत्र है स्टूडेंट, आप याद रखिए। तो बचाने के लिए, मतलब लोहे की वस्तुओं को जंग से, मतलब Fe3O3 से, Fe2O3 से, देखिए अभी ये संतुलित नहीं था, यहाँ पे हमें आयरन के दो अणु लेने पड़ेंगे और हाइड्रोजन के H2 जल के भी हमें दो अणु लेने पड़ेंगे। ठीक है, फिर जाके संतुलित होगा। तो दो आयरन Fe2 और O3, देखिए ऑक्सीजन के यहाँ पे कितने अणु हो गए हैं, दो। ठीक है, O3, यानी हमें इसको संतुलित करना पड़ेगा। तो क्या हो रहा है, वस्तुओं को जंग से बचाने के लिए पेंट किया जाता है, क्योंकि पेंट लोहे की वस्तुओं की सतह पर पतली परत बना लेता है। ठीक है, जो नम वायु को लोहे तक नहीं पहुंचने देती, मतलब कि इस जल को लोहे तक, धातु तक नहीं पहुंचने देती, जिसके कारण इसमें अभिक्रिया नहीं हो पाती और ये जंग नहीं लग पाती, Fe2O3 नहीं बन पाता। ठीक है स्टूडेंट, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। इस अध्याय का लास्ट महामोस्ट इम्पोर्टेंट स्टूडेंट कहा जाए, महामोस्ट मतलब कि ये तो आपको बोर्ड परीक्षा में रखा ही मिलेगा। जैसे कि पहला है संचारण और विकृत गंधिता। ठीक है, दोनों क्वेश्चन आप देख रहे हैं एमपी बोर्ड 2020 और ये 2019 में आया था। तो पहले हम देखते हैं संचारण क्या है। ठीक है, तो संचारण, ठीक है, नम वायु तथा वायुमंडल में उपस्थित अन्य रसायनों जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, सल्फाइड आदि के प्रभाव द्वारा धातुओं के अपने यौगिक में परिवर्तित होकर धीरे धीरे नष्ट होने के प्रक्रम को संचारण कहते हैं। उदाहरण जैसे लोहे पे जंग लगना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट उदाहरण है स्टूडेंट, किसका, संचारण का। ठीक है, संचारण का। तो हम क्या कह सकते हैं कि ये नम वायु तथा वायुमंडल में उपस्थित अन्य रसायनों जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, सल्फाइड आदि के प्रभाव द्वारा धातुओं के अपने यौगिक परिवर्तित हो जाते, जैसे अपन ने अभी जंग लगना देखा था। ठीक है, वही तो अपनी यौगिक में परिवर्तित होकर धीरे धीरे क्षरण, मतलब जो उनकी क्षमता होती है उसको नष्ट हो जाता है, यानी होने के प्रक्रम को संचरण कहते हैं। मतलब जैसे व्यक्ति बीमार हो जाता है तो उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता घट जाती है, तो धीरे धीरे वो व्यक्ति क्या होता है, मर जाता है। वैसे ही यहाँ पर लोहे में धीरे धीरे जब उसके रसायन में, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन आदि की क्रिया हो जाती है, तो वह धीरे धीरे उस लोहे का क्षरण हो जाता है और वह जंग में परिवर्तित हो जाता है। दूसरा था हमारा पॉइंट स्टूडेंट विकृत गंधिता। तो इसको देखते हैं। तेल तथा वसा युक्त भोज्य पदार्थों का तेल अथवा वसा के वायु के द्वारा ऑक्सीकृत होने के कारण अरुचिकर स्वाद तथा गंध उत्पन्न करने का प्रक्रम
विकृत गंधिता कहलाता है। उदाहरण, चिप्स के पैकेट से बाहर खुला छोड़ने पर विकृत गंधिता हो जाती है। मतलब जब इसमें हवा लग जाती है स्टूडेंट तो क्या हो जाता है, वो स्वाद में खराब यानी कि उसका स्वाद बदल जाता है। ठीक है, तो किसके कारण होता है, तेल तथा वसा युक्त भोज्य पदार्थों का तेल अथवा वसा के वायु मतलब जैसे ही उसमें हवा अंदर प्रवेश कर जाती है ऑक्सीकृत हो जाता है तो वह अरुचिकर, ठीक है, तथा गंध देने लगता है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे स्टूडेंट इस अध्याय के। हम इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन और देख लेते हैं, क्योंकि हमने वादा किया है हम आपको पूरी विज्ञान बहुत ही इम्पोर्टेंट विथ नोट्स सहित पढ़ाने वाले हैं। ठीक है स्टूडेंट, और आप इसके नोट्स भी बनाते चलिए। तो इस वीडियो में हम चैप्टर फर्स्ट पूरा कर लेंगे स्टूडेंट, तो लास्ट तक देखिए। चलिए हम देखते हैं इसके विकल्प जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो स्टूडेंट हमसे कहा गया है कि ZnO प्लस C इज इक्वल टू Zn प्लस CO में का अपचयन। याद करिए, अपचयन का मतलब हमने क्या देखा था स्टूडेंट, ऑक्सीजन का जुड़ना। ऑक्सीजन का जुड़ना यानी किस में ऑक्सीजन जुड़ रहा है, ZnO में है या फिर कार्बन में। तो आप कहोगे सर इसमें तो ZnO यानी जिंक ऑक्साइड, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है, किसका अपचयन हो रहा है, उपचयन का मतलब होता था जुड़ना, और Zn ऑक्सीजन का निकलना क्या कहलाता था, अपचयन। देखिए ZnO था तो इसने ऑक्सीजन को छोड़ दिया, सिर्फ Zn बचा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, बी ZnO। ठीक है, लेड सल्फेट का रासायनिक सूत्र, लेड सल्फेट का रासायनिक सूत्र बताना है स्टूडेंट, तो इसका हो जाएगा आपका PbSO4। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप अपनी बुक में टिक कर लीजिए। देखिए आ गया जंग का रासायनिक, अभी हमने पढ़ा था Fe3O4, Fe3O4 था स्टूडेंट, एक सेकेंड, O4 नहीं था, गलत है, हमने अब क्या पढ़ा था Fe2O3, ठीक है। लेकिन इसमें थोड़ा सा और जोड़ दिया गया पॉइंट H2O4, ठीक है। ये होता है टोटल रासायनिक का सूत्र, जंग का रासायनिक सूत्र, ठीक है स्टूडेंट, Fe2O3.X H2O4। चांदी पर काली रंग की परत होती है, तो चांदी पे जो सिल्वर होती है Ag होती है, तो उस पर काली परत किसकी चढ़ा देते हैं हम स्टूडेंट, इस पर चढ़ा देते हैं Ag2S, ठीक है, सिल्वर डाई सल्फाइड की। श्वसन निम्न में से किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो श्वसन हमने देखा था कि भैया ये क्या है, एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। कौन सी स्टूडेंट, ऊष्माक्षेपी, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए इसके थोड़े से खालिस्तान वगैरह और देख लेते हैं हम। ठीक है स्टूडेंट, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। किसी पदार्थ से हाइड्रोजन का उत्सर्जन, हाइड्रोजन का उत्सर्जन मतलब हाइड्रोजन का निकलना, ठीक है, हाइड्रोजन का निकलना, और ऑक्सीजन का जुड़ना, ऑक्सीजन का जुड़ना, जुड़ने को हमने क्या बोला था, उपचयन। क्या बोला था स्टूडेंट, उपचयन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, उपचयन, किसका, ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का निकलना। दूसरा है जिनमें ऊष्मा निकलती है, अरे भैया आपने पढ़ा था, निकलती है, ऊष्मा निकलती है। जैसे हमारा भोजन, हम भोजन खाते हैं तो उसमें क्या होती है, जो ग्लूकोज होता है वो टूट जाता है और ऊर्जा निकलती है, तो हम उसको क्या बोलते थे, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ऊष्माक्षेपी। तो आप इसमें कर लीजिए। फिर इसके बाद रासायनिक अभिक्रिया से बने नए पदार्थ क्या कहलाते हैं, तो जैसे कि हमने लिखा था H+O2 = H2O, तो जो नया पदार्थ बनता है उसको हम क्या कहते थे स्टूडेंट, उत्पाद। क्या कहते थे, उत्पाद, ठीक है स्टूडेंट। किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग, देखिए ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता था, उपचयन, फिर इसको बोलते थे हम ऑक्सीकरण। क्या बोलते थे, ऑक्सीकरण। और वे पदार्थ जो अभिक्रिया करते हैं क्या कहलाते हैं, अभिकारक, ठीक है स्टूडेंट, आपने पढ़ रखा है। तो स्टूडेंट लास्ट में दी है हमें सही जोड़ी बनाइए। फेरस सल्फेट Fe, ठीक है, FeSO4, कहाँ है FeSO4, तो ये हो जाएगा आपका C। लेड नाइट्रेट मतलब लेड मतलब Pb, तो कहाँ है PbNO3 का होल ट्वाइस, ठीक है। उपचयन, अरे आपने पढ़ रखा है, उपचयन मतलब ऑक्सीजन का जुड़ना, तो पदार्थ में ऑक्सीजन का योग, और अपचयन का मतलब ऑक्सीजन का निकलना, तो पदार्थ में ऑक्सीजन का निष्कासन मीन्स निकलना स्टूडेंट। चलिए एक शब्द वाले और देख लेते हैं। देखिए स्टूडेंट, एक शब्द में उत्तर दीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है इन स्टूडेंट ये सब, ठीक है।
रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा उत्सर्जित होती है क्या कहलाते? ऊष्मा उत्सर्जित, तो ऊष्मा क्षेपी। ठीक है, उत्सर्जित यानी उत्सर्जित होने के लिए हमने क्या बोला था? क्षेपी। और अवशोषित के लिए शोषी। ठीक है स्टूडेंट, तो ये क्या हो जाएगी? रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा उत्सर्जित होती है, तो कौन सी अभिक्रिया? ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो हमने पढ़ रखा है अभी, इसमें ऊर्जा निकलती थी इसलिए ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। ठीक है स्टूडेंट, अभिक्रिया Fe + CuSO4 = FeSO4 + Cu किस प्रकार की अभिक्रिया है स्टूडेंट? तो इसमें क्या हो रहा है? इसमें विस्थापन हो रहा है। क्या हो रहा है स्टूडेंट? विस्थापन हो रहा है। देखिए आयरन और सल्फर, इसका किसका? SO4 का। तो आयरन SO4 ये बन जाएगा आपका, ठीक है, आयरन सल्फेट, और ये कॉपर निकल जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, लास्ट है ऐसी अभिक्रिया का नाम लिखिए जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है। देखिए स्टूडेंट, MP बोर्ड 2020, तो इसमें हो जाएगा आपका ऐसी अभिक्रिया का नाम लिखिए जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है। मतलब कि इसमें दो व्यक्ति थे, A + B = जो बना था AB, तो ये कहना चाह रहे हैं कि भैया इसमें विस्थापन इसका इसके साथ और इसका दूसरे के साथ, यानी द्विविस्थापन। तो इसमें क्या आ जाएगा स्टूडेंट? द्विविस्थापन। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया का नाम बताइए जिसमें ऊष्मा शोषण होता है, मतलब ऊष्मा अवशोषित होती है। ऊष्मा का क्या हो रहा है? शोषण हो रहा है, तो ऊष्मा शोषी। 2H2 + O2 = 2H2 अभिक्रिया में अभिक्रिया के प्रकार का पहचान बताइए। तो ये हो रहा, क्या हो रहा है स्टूडेंट? देखिए एक पदार्थ, एक अणु और एक अणु जुड़ के एक यौगिक बनिए, जल एक यौगिक है, तो इसमें क्या हो रहा है? एक यौगिक बन रहा, मतलब संयोजन हो रहा। ठीक है स्टूडेंट, तो आशा है आपको चैप्टर फर्स्ट के नोट्स और क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर समझ में आ गए होंगे स्टूडेंट तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अब मैं कहता हूं कि आप हमारे विद्या स्टडी चैनल की सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको यहां पर डेली कुछ ना कुछ मिलने वाला है। ठीक है स्टूडेंट, चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, लव यू। पढ़ते रहिए। देखिए आप अभी स्टूडेंट हैं तो आपका काम है सिर्फ स्टडी करना। ठीक है, अगर आप एक टारगेट बना के चलेंगे तभी जाके आप सक्सेस हो पाएंगे। तो ये हमारे अध्याय फर्स्ट के नोट्स हैं स्टूडेंट। ठीक है, आप इसके बना लीजिए कंटिन्यू। ठीक है, और आप हमारे विद्या स्टडी चैनल के लिए सब्सक्राइब भी कर लीजिए यहाँ पे, क्योंकि अब हम नेक्स्ट वीडियो कल डाल देंगे या परसों। कौन सा होगा? सेकंड चैप्टर का, चैप्टर सेकंड। ठीक है, अम्ल एवं क्षार, क्लास 10th का। ठीक है स्टूडेंट, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, और ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए।